Hello everyone. Am I audible to you? Am I audible? ओके, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आयु टिप पे। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय ठाकुर, मैं BMS MD अगत तंत्र डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज पपरोला, हिमाचल प्रदेश। तो हमने अभी कुछ देर पहले ओरिएंटेशन सेशन में डिटेल में समझा कि हम इस पूरे कोर्स में पढ़ने कैसे जा रहे हैं, क्या हमारा तरीका होगा ऑब्जेक्टिव पेपर को कवर करने का और क्या सब्जेक्टिव पेपर को कवर करने का। तो आज हम अपना फर्स्ट सेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो हम उठाएंगे हमारा सबसे जो वास्ट सिलेबस, जो हमारा सबसे पहला चैलेंज था, वास्ट सिलेबस। तो सबसे पहले इसी तरीके से हर क्लास होगी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, एक डेमो सेशन है। सबसे पहले जब भी हम पढ़ाई शुरू करेंगे हमारे पास एक सिलेबस की कॉपी होगी, आप सबके पास होगी। आप सबने, जिसके पास नहीं है आप प्रिंट करवाओगे। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वस्थ वृत्त। दो टॉपिक, दो सब्जेक्ट हमारे सबसे पहले शुरू होंगे जो सबसे बड़े हैं। एक है स्वस्थ वृत्त और दूसरा है अगतंत्र। तो सबसे पहले हम इन दो बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं इनको हम शुरू करेंगे। और हर दिन हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले सिलेबस का एक पोर्शन हम यहाँ से उठाएंगे और उसी को टिक करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक होता जाएगा हम उसको टिक करते जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है जनपदोध्वंस। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा अब सिलेबस में क्या है, जनपदोध्वंस, कॉज, मैनिफेस्टेशन, कंट्रोल मेजर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा एंड रसायन इन द मैनेजमेंट ऑफ जनपदोध्वंस। यानी आयुर्वेद में जो चरक विमान स्थान में चैप्टर है जनपदोध्वंस अध्याय, वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम शुरू करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वायु यानी एयर। अब सबसे पहले आता है कि पूछा क्या गया है, सिलेबस में क्या है। वायु के गुण हमने पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता। प्रॉपर्टीज पढ़नी है वायु की अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, एज पर एज डायरेक्शंस। यानी हर एक दिशा में वायु के अलग गुण होते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, प्रवात का सेवन नहीं करना चाहिए, दक्षिण की वायु ये करती है। तो उसको हम एक बार फिर से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वायु शुद्धि प्रकार, फिर दूषित वायु को शोधित कैसे करेंगे, इसका हमने आयुर्वेद एस्पेक्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न में हमने पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ एयर एंड एयर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम। यानी हवा जो है वो किससे बनती है और एक कमरे के अंदर हवा के अंदर क्या क्या होता है। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वस्थ वृत्त के फर्स्ट टॉपिक पे, वो है वायु। एयर एंड वेंटिलेशन चैप्टर का नाम है। तो पहला जो टॉपिक है वो है वायु के गुण। कहां से आया है, रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 20 चैप्टर, श्लोक नंबर 20 से 23। अब इसका मतलब यह है कि हमें वायु पढ़नी है, पूरी सुश्रुत संहिता नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पूर्वी वायु के गुणों पे। तो बोला पूर्वी वायु जो होती है मधुर होती है, स्निग्ध होती है, लवण होती है, ठीक है। पूर्व स मधुर स्निग्धो लवणश्चैव मारुत। तो गुणों पे आते हैं सबसे पहले गुरु और स्निग्ध। हमने हर एक दिशा का एक एग्जाम्पल लेके चलना, लाइव एग्जाम्पल। जैसे पूर्व, भारत का पूर्व कौन सा है, जो असम और मेघालय होते हैं, ठीक है। ईस्ट साइड जो असम है, मेघालय है, हम सबको पता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वहां 5 बजे ही सूरज उग जाता है क्योंकि वो पूर्व में है, सबसे पूर्व। तो वहां की वायु के क्या गुण होते हैं, पहला गुण है कि वो गुरु होती है, ठीक है। वो गुरु होती है और स्निग्ध होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुर और स्निग्ध और गुरु ये किस वायु के लक्षण है। दूसरा रस की बात करें तो ये मधुर रस होती है, लवण रस युक्त होती है। करती क्या है, रक्त और पित्त दोष को बढ़ा देती है। शरीर में क्या करती है, रक्त और पित्त को बढ़ाती है। ऐसा क्यों करती है, अब मान के चलो, सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। असम और मेघालय जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है कि वहां पर बहुत बारिश होती है। जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो उस एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा,
जिस एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, यानी जल महाभूत जिसमें अधिक होगा, वो क्या करेगा, वो वायु हैवी हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो जो पूर्वी वाद की हम बात कर रहे हैं, जो असम और मेघालय, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश है तो उसमें मॉइस्चर होगा, एयर में मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर होने के कारण वायु कैसी हो जाएगी, गुरु हो जाएगी और स्निग्ध हो जाएगी। ये दोनों चीजें बिल्कुल अंडरस्टूड हैं, गुरु और स्निग्ध हो जाएंगी। और मधुर और लवण रस युक्त। ठीक है, मधुर और लवण को हम यहां पे एक शब्द लिखेंगे, मल। ठीक है, मल कैसे याद रखेंगे, जहां पर बहुत बारिश होती है, जहां पर हर 12 महीने आपको बरसात की तरह दिखेंगे, वहां पर मल ज्यादा होगा, यानी कीचड़ ज्यादा होगा। ठीक है, गंदगी ज्यादा होगी, मल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने यहां पर एक शब्द लिख लेना है अपने नोट्स में या फिर अपनी नोटबुक पे। ठीक है, पूरा एक हमने डायग्राम बना लेना है। यहां पर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बरसात होती है और उसमें मल होता है। मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मधुर और लवण जो रस है वो किस वायु का होता है। मल जो होता है वो वहां पे ज्यादा होता है जहां पर कीचड़ ज्यादा होता है, यानी पूर्व की बात कर रहे हैं। दोष किसको, अब आप इसको समझ के चलो, जिस जिस वायु में स्निग्धता ज्यादा है, जिस वायु में गुरुता ज्यादा है, जिस वायु में लवण रस ज्यादा है, नमक लवण, वो किसको बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा। और पित्त के भाई रक्त को बढ़ाएगा। पित्त और रक्त दोनों भाई भाई हैं, दोनों के एक ही गुण है, तो पित्त और रक्त दोष बढ़ जाएंगे। एक और आपको मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, आप इसको भी यहां पे लिख सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज अटेन करने के लिए। हम ये जानते हैं कि जिस भी वायु में मॉइस्चर होता है वो इन्फेक्शन को बढ़ाती है। असम मेघालय में जहां पर भी, जैसे भी बरसात का मौसम है तो ऑल इंडिया में ही बहुत ज्यादा बारिश होगी और बहुत उमस है, गर्मी है, तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो जो भी वायु गुरु और स्निग्ध होगी वो पित्त को बढ़ाएगी। इन्फेक्शन मतलब शरीर में पित्त को बढ़ाना। ठीक है, तो पित्त और पित्त के भाई रक्त को बढ़ाएगी। ठीक है, सो ये गुरु होती है, और क्योंकि पित्त को बढ़ाएगी, गर्मी के साथ उमस के साथ आएगी, जो पूर्व से वायु आएगी, यानी असम और मेघालय से जो हवा आ रही है वो क्या करेगी, गुरु और विदाह करेगी, बर्निंग सेंसेशन लगेगी, तो ऐसे लू जैसी चलेगी। दाह जननौ रक्त पित्त विवर्धनम, रक्त और पित्त को बढ़ाएगी। ठीक है, फिर आते हैं योग्य और अयोग्य। कौन से ऐसे पेशेंट है जो इन वायु का सेवन कर सकते हैं। तो ये किसको बढ़ा रही है, रक्त और पित्त को बढ़ा रही है। तो वातज प्रकृति वाले पेशेंट के लिए ठीक है। फिर वातज प्रकृति वाले शरीर में बहुत ज्यादा शीतता होगी, उन पेशेंट के लिए ठीक होगी। उष्ण उष्ण गर्म वायु आ रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षतानाम विष जुष्टा नाम। ठीक है, अब पहले प्रशस्त की बात करते हैं ना, तो बातला नाम यानी वातज प्रकृति में। ठीक है, वातला नाम, प्रशस्ता नाम, श्रांता नाम, जो थका हुआ व्यक्ति है, जो बहुत थका हुआ होता है, उसके शरीर में भी वात का बहुत प्रकोप होता है, उस व्यक्ति के लिए भी फिर उष्ण वायु हेल्प करेगी। ठीक है, और कफ शोषी नाम, जिसके शरीर में कफ सूखा हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में ये श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, जिसके शरीर में कफ सूखा हुआ है उसमें ये श्रेष्ठ मानी गई है। तो 3 कंडीशंस हमारे पास आ गई। ठीक है, अब किस पेशेंट को पूर्वी वायु का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, किसमें, पहला जो कफज प्रकृति का पेशेंट है उसको इस पूर्वी वायु में बिल्कुल नहीं बैठना है। कारण बताओ, देखो सबसे पहले है, कफ जो है वो शरीर में तभी बढ़ता है जब वो उष्णता उसको मिलती है। हमें पता है कि हेमंत में जमे हुए कफ को बसंत ऋतु का जो सूर्य आता है वो अपनी किरणों से पिघलाकर बढ़ा देता है। तो यानी कफज प्रकृति का जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके शरीर में अगर पित्त का प्रकोप होगा, गर्म हवा उसको आएगी, तो उसका पित्त, उसका जो कफ है वो पिघल जाएगा और शरीर में बढ़ जाएगा। क्षत क्षीण वाले व्यक्ति को, क्षत क्षीण हम सबने पढ़ा है चरक चिकित्सा, क्षत क्षीण में हम क्या मानते हैं, चेस्ट में कोई इंजरी होगी, कोई भी इंजरी वाला पेशेंट होगा, बरसात में हम उसको एंटीबायोटिक साथ में कवरेज देते ही देते हैं, क्योंकि शरीर में पित्त बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बाहर मॉइस्चर बहुत है, हीट बहुत है, हीट और मॉइस्चर दोनों ही बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्षत क्षीण में, या फिर कोई व्रण वाला पेशेंट है, एक्सटर्नल इंजरी है या इंटरनल इंजरी है, दोनों के केस में हम
पूर्वी वायु यानी गर्म हवा को पेशेंट से दूर रखेंगे। या फिर विष से व्याप्त व्यक्ति में कोई कोई विष वाला विष से पीड़ित व्यक्ति है तो विष तो होगा ही, आग्नेय गुण वाला है, तो पित्त अगर उसके शरीर में और बढ़ जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे सिंपल आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी वायु जो है वो विष वाले व्यक्ति के लिए, क्षतानाम विष जुष्टानाम, उसके लिए अयोग्य होती है, या फिर श्लेष्मल व्यक्तियों के लिए अयोग्य होती है। ऐसी कौन सी वायु है जो कफ शोषणम, जिसके शरीर में कफ सूख गया है, उसके लिए बेस्ट होती है। ऐसी कौन सी वायु है जो वातज विकारों के लिए या वातज प्रकृति के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे वो आफ्टर द सेशन आपसे मतलब हम आपको बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम दक्षिण वायु। अब दक्षिण वायु में हम दक्षिण वायु को समझने के लिए जाएंगे हम दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में चले जाते हैं। तो साउथ इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर लर्निंग। हम जो भी यहां पर समझेंगे, पढ़ेंगे, इमेजिन करेंगे या निमोनिक बनाएंगे, सिर्फ हमारा मकसद है याद करना। ठीक है, उसका और कोई मोटिव नहीं है। तो सबसे पहली चीज इसका रस है मधु और कषाय अनुरस। तो साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ के लोग बहुत मधुर भाषा बोलते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत जेंटलमैन बिहेवियर होता है उनका। लेकिन अगर उनसे कोई बदतमीजी करता है तो वो बदतमीजी भी करते हैं फिर। कषाय अनुरस यानी रस तो उनका मधुर है, लेकिन अगर आप कषाय हो जाओगे तो वो भी कषाय हो जाएंगे। क्लियर, मधुर और कषाय। गुण क्या है, लघु, बहुत दूर है साउथ इंडिया। आप अपने आप को मान के चलो कि आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो या हिमाचल में बैठे हो या हरियाणा में बैठे हो, आते आते हमारी जो वायु है वो लघु हो जाती है। ठीक है, तो मधुर अविदाही। ठीक है, अविदाही होती है क्योंकि उसके केरल और नीचे गोवा के नीचे समुद्र है, तो वहां से ठंडी हवा, ठंडा पानी मिक्स होके आता है, तो कोई विदाह नहीं उत्पन्न करती। बिल्कुल क्लियर होगी, अविदाही अंडरस्टूड है। दक्षिणो मारुत श्रेष्ठो चक्षुष्यो। ठीक है, किसके लिए, नेत्र रोगी के लिए ये श्रेष्ठ होती है। हर एक शीतल चीज नेत्र रोगी के लिए श्रेष्ठ होती है। ठीक है, ठंडी चीज आंखों के लिए हितकारी होती है। ठीक है, जैसे नवनीत नेत्र चक्षुष्य होती है, नवनीत जो होती है, नवनीत चक्षुष्य है, जीवंती चक्षुष्य है, ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेत्र रोगों के लिए श्रेष्ठ है। क्षीण व्यक्ति भी, उसके लिए भी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि मधुर रस है। जो जो मधुर रस होगी वो क्षीण व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होगी। अब रक्त पित्त के साथ क्या करेगी ये, क्योंकि ये शीतल है, क्योंकि ये अविदाही है, तो रक्त पित्त को तो ये शांत करेगी। दक्षिणो मारुत श्रेष्ठो चक्षुष्यो बल वर्धनम, क्योंकि मधुर रस है तो बल को बढ़ाएगी। रक्त पित्त प्रशमनो, क्योंकि शीतवीर है, अविदाही है, तो रक्त पित्त को शांत करेगी। और न च बात प्रकोपणम। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। रक्त पित्त प्रशमनो न च बात प्रकोपणम, ये लाइन उठ के आ सकती है, किस वायु का लक्षण है। अगर आपको रक्त पित्त को शांत करना है तो आप के ड्रग की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो उष्ण ना हो। और अगर आपको वात को भी प्रकोपित नहीं करना है तब आपके ड्रग की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उष्ण ना हो। यानी अविदाही जो है, अगर इसकी जगह यहां पर इन्होंने शीत लिखा होता तो वो रक्त पित्त को तो प्रशमन कर देता, लेकिन अपनी शीतता से वात को बढ़ा देता। अविदाही एक ऐसा गुण है जो अपने विदाही गुण ना होने से रक्त पित्त को तो शांत कर देता है, लेकिन वात को भी नहीं बढ़ाता है। इसीलिए जो शब्द आया वो आया अविदाही, ना कि शीतल। शीतल मतलब ठंडा, शीतवीर्य। तो ठंडा क्या करेगा, रक्त पित्त को तो शांत कर देगा लेकिन वात को बढ़ा देगा। तो ये आगे दक्षिण वायु के गुण। ठीक है, दक्षिण वायु को समझना है तो साउथ इंडिया में चले जाओ। अब आते हैं पश्चिम। ठीक है, वेस्ट, है ना, आ जाओ आप राजस्थान की तरफ या पाकिस्तान की तरफ, ये होगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले विशद, रूक्ष, परुष, खर, तीक्ष्ण और स्नेह एवं बलनाशक। आप इसको राजस्थान इमेजिन कर लो या फिर रेगिस्तान, राजस्थान का सूखा रेगिस्तान। वहां की हवा कैसी होगी, कोई मॉइस्चर नहीं होगा, बिल्कुल विशद होगी, रूक्ष होगी, परुष होगी, खर होगी, बिल्कुल रूखी,
ड्राई, और वो क्या करेगी, हमारे शरीर के स्नेह भाग को खत्म करेगी, और जब शरीर का स्नेह भाग खत्म होगा तो शरीर का बल भी नाश होगा। तो ये अंडरस्टूड है, ऐसा होगा, ठीक है। पश्चिमी वायु फिर तीक्ष्ण होती है, अब क्योंकि वो धूप तो वहां पे हो ही रही है, सन तो वहां पे है ही, ऊपर से वो ड्राई भी है, तो बिल्कुल लू चलती है, तीक्ष्ण। और वो करेगी क्या फिर, शरीर में कफ और मेद को सुखाएगी अपनी उष्णता से और अपनी रुक्षता से, ठीक है। क्या करेगी, सद्य प्राण क्षय कर, बहुत इंपॉर्टेंट, और शोषणस्तु शरीरी नाम। अगर कोई पेशेंट है शोष रोगी, शोष का मतलब हो गया टीबी से इमेसिएटेड, जिसको पहले से टीबी था लॉन्ग टर्म पे और वो कमजोर हो गया बड़े लंबे टाइम के टीबी से, तो लगातार जब उसको बहुत ज्यादा इमेसिएशन है, वीकनेस है, अगर ऐसा इंसान पश्चिमी वायु के संपर्क में रहता है, वो रेगिस्तान में जाकर रहता है अपने किसी रिलेटिव के पास, तो उसके लिए वो सद्य प्राण क्षय कर होगी, उसके लिए डेथ कॉजिंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंपली याद रख सकते हैं हम, क्योंकि वो बहुत ड्राई होगी, बहुत तीक्ष्ण होगी, तो उसके शरीर की सौम्य भाग और कम हो जाएगा। इसको वैसे याद रख लो, वैसे भी नहीं याद होता है कुछ लोगों को, तो ऐसे याद रखो कि रेगिस्तान में जब भी हवा चलती है, जब भी रूखी हवा चलती है, सूखी हवा चलती है, तो बोलते हैं रेतीले तूफानों से बचना चाहिए, अगर आप उसमें दब गए तो सद्य प्राण क्षय हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है, वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, वैसे भी याद कर सकते हो। कफ और मेद को कम करेगी, क्योंकि रूक्ष है, परुष है, तो कफ और मेद की क्वालिटीज के जस्ट अपोजिट है। फिर आते हैं उत्तर वायु, ठीक है, हमारी तरफ, यानी हिमाचल और जम्मू कश्मीर और हरियाणा और दिल्ली, उत्तर भारत। उत्तर भारत के लोग कैसे होते हैं, सबसे पहले तो स्निग्ध, है ना, मृदु होते हैं, बहुत ठंडे स्वभाव के होते हैं, स्निग्ध, मृदु और शीत, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है, तो शीतल वायु होती है। अब यहां पर जो शब्द आया, ठीक है, वो शीतो आया, वो अविदाही नहीं आया, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम भी वही हैं, साउथ इंडियंस की तरह मधुर हैं, कोई हमसे प्यार से बात करेगा तो बड़े प्यार से बात करेंगे, नहीं तो कषाय रस तो हम भी होते ही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मृदु मधुर एवं च कषाय अनुरस, हम भी साउथ इंडियंस की तरह ही हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, दोषों को प्रकोपित नहीं करती, शीतो दोषाणाम अप्रकोपणम, है ना, दोषाणाम च अप्रकोपणम, ये ठंडी तो होती है लेकिन कोई दोष प्रकोपित नहीं होता है इससे, ये भी ध्यान रखेंगे, दोषों को प्रकोपित नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोषाणाम च अप्रकोपणम, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तस्मात् च प्रकृति स्थानाम क्लेदो बलवर्धनम, जो प्रकृतिस्थ लोग हैं यानी हेल्दी लोग हैं, उनके शरीर में क्लेद को बढ़ाती है और बल को बढ़ाती है, क्योंकि ये स्निग्ध है, क्योंकि मधुर रस है, तो शरीर में बल बढ़ेगा, मधुर रस बल बढ़ाता है, शरीर में क्लेद बढ़ेगा, धातुओं की, तो इसको यूज कहां करेंगे, क्षीण क्षय विषार्ता नाम विशेषण तु पूजितम, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। पूजितम जो शब्द आता है, पूजा कहां होती है, देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड, है ना, जो पूजितम शब्द आएगा इसी वायु में आएगा। तो ये धातु क्षय जिसको हुआ है उसको बल बढ़ा रही है ना, मधुर रस है तो धातु क्षय ठीक करती है। विष पीड़ित रोगियों के लिए भी ये स्पेसिफिकली पूजी जाती है ना। अब आपको क्वेश्चन, अब आप इसमें कंफ्यूज इसमें भी हो सकते हो कि भाई विष वाला तो ऊपर भी आया था, विष जुष्टा नाम क्षता नाम, कई बार पेपर में वर्ड प्ले खेला जाता है, यहां पर भी यही है कि विषाली वायु जो है वो पूर्वी वालों को जो है वो नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा अलग है ना, ये जो है ये थोड़ी विदाही वाली वायु, तो इसको तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, और विष वालों के लिए फिर क्या करना चाहिए, विष वालों को ठंडी वायु देनी चाहिए, कौन सी वायु देनी चाहिए, उत्तर भारत की वायु देनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप वायु आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो, ठीक है। वायु से रिलेटेड कोई क्वारी होगी तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वायु, 4 प्रकार की वायु बता दी गई है, ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं वायु को, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं। वायु के गुण, पूर्वी वायु में हमने क्या पढ़ा, पूर्वी वायु में हम पूर्व की तरफ चले गए, मधुर होती है, स्निग्ध होती है, मल शब्द से हमने ये पढ़ लिया कि ये मधुर और लवण होती है, विदाह करती है, शतशीर्ण और व्रणी और विष वालों के लिए ये हमेशा रोग को बढ़ा देती है। शतशीर्ण भी इंजरी है, व्रण भी इंजरी है, विष भी पित्त से बढ़ता है,
कफज प्रकृति को भी ये बढ़ाती है, कफ जो है वो उष्णता से बढ़ जाता है। और वातला लोगों के लिए, थके हुए लोगों के लिए, जिसके शरीर में कफ नहीं है, उनको उनको उनके लिए प्रशस्त होती है। लेकिन ये विशेषण व्रण क्लेदन करती है। व्रण अगर है, अगर वूंड है तो उसमें क्लेदन बढ़ाएगी, उसमें इन्फेक्शन बढ़ाएगी। दक्षिण वायु, ठीक है, दक्षिण वायु श्रेष्ठ कब होती है? बसंत ऋतु में। एक ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड करके रख सकते हो, दक्षिण वायु श्रेष्ठ होती है बसंत ऋतु में, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? ये सुश्रुत संहिता में आगे कुछ चैप्टर्स में भी बताया है। दक्षिण वायु श्रेष्ठ होती है बसंत ऋतु में, तो मतलब आप ध्यान रखेंगे कि बसंत ऋतु सबसे बेस्ट कहाँ होती है? साउथ में होती है ना। साउथ जब भी आप इमेजिन करते हो, हरा भरा हर जगह, ठीक है, केले के पत्ते में हम चावल खा रहे हैं, हरा भरा है सब कुछ, बस ये ध्यान रखना बसंत ऋतु में। मधुर होती है अविदाही, कषायन रस ये भी होती है, ठीक है। दक्षिणो मारुत स्पेसिफिकली चक्षु बल विवर्धन, आंखों की शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है। अगर आपकी आंखें खराब है, आपने अपनी आंखें ठीक करनी है, तो साउथ इंडिया घूमने जाओ, वहां हरियाली देख के आपकी आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। रक्तपित्त को तो ठीक करती है, लेकिन वात को नहीं बढ़ाती, क्योंकि ये अविदाही है, शीतल नहीं है। पश्चिमी जो पश्चिमी वायु होती है वो प्रावृत ऋतु में ठीक अच्छी होती है, बेस्ट होती है। इसको प से ध्यान रखेंगे, प फॉर पश्चिम एंड प फॉर प्रावृत, बस इतना ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जा सकता। ये विशद होती है, पश्चिम मतलब बिल्कुल पाकिस्तान और ये रेगिस्तान की तरफ। तो ये रूक्ष परुषखर होती है, स्नेह को खींच लेती है और कफ और मेद को सुखा देती है। सद्य प्राण क्षयकर होती है जो इमेसिएटेड लोग होते हैं। उत्तरी वायु, हम उत्तर भारत वाले हैं, तो उत्तरी वायु सबसे श्रेष्ठ कब होती है? हेमंत ऋतु में। मतलब ठंड जो है सबसे बेस्ट कहाँ होती है? उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वहीं जाते हैं हम बर्फ देखने। तो ये बिल्कुल स्निग्ध और मृदु और मधुर होती है। कषाय रस हम भी होते हैं, और दोषों को अप्रकोपणम, लेकिन दोषों को नहीं बढ़ाते। हम कषाय रस तो होते हैं नॉर्थ इंडियन, लेकिन ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करते हम, ठीक है, दोष उतना नहीं बढ़ जाते हमारे शरीर में। लेकिन ये प्रकृतिस्थ व्यक्तियों को शरीर में, उनके शरीर में क्लेदन और उनके शरीर में बल को बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल वायु का कंसेप्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको कोई डाउट ना हो, आप सेशन के बाद भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दूषित वायु का शोधन। तो आपको बताया गया कि ये पूर्वी वायु जो है उसकी ये गुण है, पश्चिमी की ये गुण है, उत्तर के ये गुण है, दक्षिण के ये गुण है। अब आती है कि कहीं कई बार जो होती है वायु दूषित हो जाती है, ठीक है। पहले जैसे विष मिला दिया वायु में, ठीक है, उससे दूषित हो जाती है वायु। तो उस केस में किया क्या जाए? तो इसका भी जो वर्णन है सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी हमें मिलता है। ये भी जो है वो सिलेबस का ही टॉपिक है। इस पे भी आप आते हैं, एक बार आपको फिर से मैं याद दिलाता हूं। तो वायु के गुण जो हैं, अब यहां पर हम ऐसे अंडरलाइन करेंगे, आपके पास भी सिलेबस होगा, उसको भी आप ऐसे अंडरलाइन करते जाओगे साथ साथ, ठीक है। जैसे हमारा ये वाला क्लियर हो गया, वायु के गुण अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वायु एज पर डिफरेंट डायरेक्शन, यानी दिशा, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं जाने देंगे। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, वायु शुद्धि के प्रकार। तो वायु की शुद्धि कैसे करेंगे, अब इस पे आते हैं। जो जो पूछा जाएगा हम वही पढ़ेंगे। तो दूषित वायु का शोधन कैसे करेंगे? सबसे पहले आयुर्वेद में फ्यूमिगेशन मेथड बताए हैं, बहुत सारे धूपन कर्म बताए हैं कि आपने ये ड्रग डालना है अग्नि में और फिर उसकी धुआं देना है पूरे कमरे में। तो सबसे पहले धूपन कर्म पे आते हैं। तो धूपन कर्म में क्या है? व्रणोक्त यानी व्रण धूपन के लिए जो ड्रग दिए हैं, कुछ कुछ ड्रग दिए हैं, जैसे गुगलू है, अगरू है, सर्जरस है, बचा है, गौरस है और सरसों है, एटसेट्रा। इन द्रव्यों से धूपन करने से वायु जो है वो शुद्ध रहती है। तो अब आपको याद क्या करना है इसमें? देखो, व्रणोक्ता यानी जो व्रण धूपन के लिए जो ड्रग दिए हैं, जैसे गुगलू है, अगरू है, सर्जरस है, बचा है, गाय का गौरस है यानी सर्षप है, और गौरस है, ठीक है। तो ये ड्रग डालने को कहा है, ठीक है। जो शस्त्र कर्म विधि जो हमने सूत्र स्थान में पढ़ी है, वहां पर जो भी ड्रग दिए हैं वही इसमें यूज करने हैं। तो अब क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन धूपन कर्म इन वायु शोधन।
तो इसको आपने ड्रग को याद नहीं करना। आपको पता है गुगलू जो है वो धूप में पाया जाता है, जो नॉर्मल हमारे घरों में धूप होता है उसमें हम गुगलू डालते हैं, अच्छी खुशबू होती है उसकी, अच्छी उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। वैसा ही अगरू होता है, वैसा ही सर्जरस होता है। ठीक है, बचा, आपने एक बार इसको रीडिंग दी, बचा और गौरस, गो आमय, ठीक है, गोमय जिसको हम कहते हैं, है ना, गोबर, और सरसों, तो सरसों तो हम, सरसों का धुआं तो हम देते ही हैं, आपके सबके घरों में, गाँव में जो भी हमारे घर थे पुराने, वहां पे हम ऐसा करते ही थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, धूपन कर्म में हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं रक्षा कर्म। तो रक्षा कर्म भी वैसे होता था, फ्यूमिगेशन, जहां पे पेशेंट है वहां पर रक्षा कर्म कर दो, उस पूरे ही वार्ड को आपने फ्यूमिगेट कर दिया। इसमें कंकोट, त्रिवृत, बचा, कुष्ठ, सर्शप, कंकोट, त्रिवृत, ठीक है, बचा, कुष्ठ, श्रीवेष्टक, सर्शप। ठीक है, तो ऐसे करके ये 3-4 ड्रग हैं, इससे भी धूपन करेंगे। ठीक है, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आपसे ड्रग ही पूछ लेंगे कि धूपन कर्म के ड्रग बता दो। फिर भी आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसको बार बार, एक 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको पता है कि कुष्ठ जो होता है वो धूपन कर्म में, सर्शप अगेन ऊपर से ही आ गया, बचा भी कुष्ठ, बचा और सर्शप, तो ठीक है ऊपर से आ गया, कुष्ठ है, त्रिवृत है, कंकोट है। ठीक है, तो 3-4 आपने ऐसे पढ़ना है। फिर ग्रह रोग की बात करें तो उसमें भी अष्टांग हृदय में लिखा है कि बच्चा, भल्लातक, कुष्ठ, घी, सर्षप, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते भी, नीम की भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, सिद्धार्थक मतलब सर्षप है। ये सारे ड्रग डालने से धूपन कर्म किया जाता है, ये ग्रह रोगों को ठीक करते हैं। ग्रह रोग मतलब जो भी हमारे पैथोजन माइक्रोब्स होते हैं उसके। तो ये सभी प्रकार के ग्रह रोग में जितने भी हमारे एयर, पॉल्यूटेड एयर, जहां पर बहुत सारे पैथोजन्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब को नाश करने के लिए आचार्यों ने ये सब जो ड्रग जो है उनका यूज करने को कहा है। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा टॉपिक था कि वायु के शोधन हमने कैसे करने हैं। तो यहां से बहुत ही कम चांसेस है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक, फिर वायु का संशोधन कैसे करना है, ये भी छोटा सा टॉपिक था, तो ये भी क्लियर हो गया, वायु शुद्धि प्रकार एज पर टू आयुर्वेदिक कंसेप्ट। तो यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो उस पर आते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। तो एयर पे आते हैं, तो हमने ये बचपन में सब ने पढ़ा है, लेकिन हम सबको ये अब रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एयर पे क्या बोला गया, एयर क्या होती है, प्रेजेंट इन इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द मैन इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिपेंड। तो पता है हमें एयर हम सब के लिए बहुत जरूरी है लिविंग्स के लिए। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये एक लाइफ फैक्टर है, बॉडी को कूल करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेशल सेंस ऑफ हियरिंग, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल इज पॉसिबल ओनली बाय एयर स्टिमुलस। स्पेशल सेंसेस ऑफ हियरिंग, स्मेल occurs through the air, है ना, दिस इज ट्रांसमिटेड स्टिमुलाई। ठीक है, तो जो भी हम सूंघते हैं, कहीं खाना बन रहा है तो खुशबू आ रही है, तो हवा से आ रही है। ठीक है, डिजीज के एजेंट भी एयर से कन्वे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन यहां से हमने हर एक टॉपिक के बाद देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकते हैं, पहला स्टेटमेंट आएगा कि क्या एयर जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में यूज होती है या टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बिल्कुल करती है। हवा होती है, जब हम कमरे में बैठे हैं, आजकल गर्मियां हैं, कमरे में बैठे हैं, खिड़कियां खुली रखेंगे तो हवा आएगी, तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो स्पेशल सेंसेस होती हैं, ऑल्फैक्टरी या टैक्टाइल, ये जो है इसमें एयर का कुछ रोल होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तीसरा, डिजीज जो एजेंट है वो एयर से कन्वे होते हैं। एज ए फिजिशियन हम जानते हैं कोविड भी एयर के थ्रू फैल रहा था, है ना। द requirement of air is relatively constant, about 10 to 20 meter cube per day. This is again important. ये है important जो पूछे जाने की संभावना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक नॉर्मल आदमी को, एक नॉर्मल हेल्दी पेशेंट को या नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल को हर दिन कितनी हवा की जरूरत होती है। सो 10 से 20 मीटर क्यूब पर डे, बिल्कुल जनरल सी बात है, 10 से 20 मीटर क्यूब पर डे। अब आते हैं कंपोजिशन पे। तो एयर हमें पता है कि एयर का मतलब है मिक्सचर ऑफ गैस। क्या क्या है उसमें, नाइट्रोजन 78.1%। बचपन में पढ़ा था हमने सीधा ही 78%। तो अब हम थोड़ा डॉक्टर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, पीजी में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो 78.1% पे आ जाएंगे। ऑक्सीजन आपसे 21, हम 21 पढ़ते थे बचपन में,
अब यहाँ पे 20.93, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बचने में भी 0.03 ही था, आज भी 0.03 ही है, ठीक है। तो आपसे ये रेशो भी पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत ही मतलब थोड़ा रद्दी सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी हमने ध्यान रखना है। द बैलेंस इज मेड अप ऑफ अदर गैसेज, जिसमें और भी गैसेज आती है, जैसे आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, हीलियम है, और भी गैसेज होती है छोटी छोटी जो कि एयर में ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं। इन एडिशन एयर के अंदर वाटर वेपर होते हैं, कुछ कुछ ट्रेसेस अमोनिया के भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, धूल भी होती है, स्पोर्स भी होते हैं, वेजिटेबल के डेब्रिस भी होते हैं, तो ये सब भी होता है। यहां से भी कोई क्वेश्चन खास बन नहीं सकता। फिर आते हैं इम्प्योरिटी कैसे होती है फिर एयर की। रेस्पिरेशन से हम सांस लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटी बनती है। कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आती है, उससे इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से इम्प्योरिटी होती है। अब इसको तो याद करने की हमें जरूरत नहीं है कि इम्प्योरिटी कैसे हो रही है। ट्रैफिक से, ट्रेड से और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो है वो इम्प्योर होती रहती है। तो फिर इम्प्योर होती है तो फिर उसकी शुद्धि कैसे करेंगे? तो पहला तो शुद्धि का यही है कि वायु जो है उसका सेल्फ क्लीनिजिंग मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले हवा तो खुद ही साफ होती रहती है, ठीक है। कैसे? पहले तो विंड से हवा आएगी ना, जो बिल्कुल फ्रेश एयर आती रहेगी, तो वो गंदी हवा को उठा के ले जाएगी। तो विंड, जैसे आप अभी अपने कमरे में बैठे हो, 10 लोग वहां पे बैठ जाएं तो वहां की ऑक्सीजन कंजप्शन कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वहां पे इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। फिर आप खिड़कियां खोलोगे तो वहां से विंड अंदर आएगी, तो आपकी हवा को डाइल्यूट कर देगी और स्वीप्स अवे द इम्प्योरिटी बाय इट्स मूवमेंट। अंडरस्टूड? नॉर्मल सी बात है। दूसरी, सनलाइट जो है वो हवा को साफ करने में एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हम जब भी कहीं कहीं नया घर बनाते हैं या रूम रूम भी कोई लेते हैं रेंट पे, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे धूप आ रही है कि नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हवा में जो भी हमारे बैक्टीरिया है, स्पोर है, प्रॉपर सनलाइट आएगी तो हीट से उसको डिस्ट्रॉय करती रहेगी। द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड सनलाइट ऑक्सीडाइज द इम्प्योरिटी एंड किल्स बैक्टीरिया। तो ये भी अंडरस्टूड है। रेन, फिर अब आप ये भी देखोगे कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन करा दो। हवा को धोने का काम कर रही है बारिश। तो रेन क्या करती है? क्लीन करती है एटमॉस्फेयर को बाय रिमूविंग द सस्पेंडेड एंड गैसेस इंप्योरिटीज। सल्फर है, धूल है, ये सब हवा में ऐसे चले हुए हैं, ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं। तो बारिश करवाओ या बारिश हो जाएगी, तो ये सारा सल्फर है, जितनी भी धूल है, ये सब नीचे बैठ जाएगी। और प्लांट लाइफ तो है ही है। ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा एट नाइट, रात को उल्टा कर देते हैं, वो रात को वो ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जनरल सा टॉपिक था, ठीक है, कि एयर कैसे अपने आप को साफ करती है। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर इन ए ऑक्यूपाइड रूम। अब तक जो था वो जनरल चीजें थी, उसमें आप एज ए फिजिशियन, ठीक है, सोसाइटी में कर सकते हो कि आपको, जैसे कोई अगर मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का पेशेंट है, तो उसको प्रॉपर साफ, बिल्कुल साफ हवा में रखो, फ्रेश एयर में रखो, ठीक है। ये हम इसमें रोल हमारा हो सकता है। या फिर लोगों को एजुकेट करो कि हमें एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए। अब हम आते हैं एयर इन ऑक्यूपाइड रूम, जहां पर एक कमरा है और कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हैं, तो उसमें क्या चेंज होगा, उस कमरे में क्या चेंज होगा, इसमें हमारा रोल क्या है एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, हम करेंगे क्या। जहां पर भी भीड़ से या सफोकेशन से डेथ होती है, वहां पर इसका रोल होता है कि कितना बड़ा कमरा था, कितना स्पेस था, कितने लोग थे, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई, कितनी हवा उनको चाहिए थी, कितना स्पेस चाहिए था, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, एक कमरे के अंदर आप इमेजिन करके रखो कि 10 लोग हैं, तो उसकी हवा में क्या चेंज होगा। सबसे पहले एयर जो होगी वो प्रोग्रेसिवली कंटेमिनेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड से। 10 लोग हैं, कमरा है एक, उसमें 10 आदमी बैठे हैं, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस सब में चल रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक एवरेज पर्सन को, जब वो रेस्ट पे है, दौड़ नहीं रहा है, ठीक है, एक एवरेज पर्सन जब रेस्ट पे है, तो 0.7 क्यूबिक फीट पर आवर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। 0.7,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 0.03। 0.07 की बात कर रहे हैं, ये जब बिल्कुल अकेला है। ठीक है, आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क बिल्कुल खाली है, आप लंबी सांस ले रहे हो, ज्यादा हवा ले रहे हो, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। इन ए मिक्स गैदरिंग पर कैप्टा आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एज 0.6 क्यूबिक फीट पर आवर। तो 0.6 इज मोर एक्यूरेट, अगर अकेला खड़ा है तो 0.7। याद कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी एयर में 0.03, तो इस 3 से इस 6 को ध्यान में रखेंगे, इतनी मात्रा थी पूरे इन्वायरमेंट में, और 0.6 क्यूबिक फीट पर आवर जो है वो ऑन एन एवरेज, अगर हम ग्रुप में बैठे हैं, एक कमरे के अंदर बैठे हैं, तो हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अगर हम अकेले हैं तो 0.7, और अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है वो 2 क्यूबिक फीट पर आवर तक बढ़ सकता है, यानी 0.7 से सीधी छलांग मार के 2.0 इतना बढ़ सकता है। ये तो हो गया उसकी केमिस्ट्री में चेंज, कि अगर आप कमरे में बैठे हो, आराम से बैठे हो, तो आप कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ठीक है, इसको और तरीके से, जैसे आपने मैन वर्सेस वाइल्ड एक शो आता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो बियर ग्रिल है वो क्या बोलते हैं कि कहीं आप फंस गए हो, छोटी सी गुफा में फंस गए हो, तो वहां पर कोशिश करो कि सांस धीरे धीरे लो, ताकि आप कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो, ताकि आप घुटो ना। फिजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे फिर एक कमरे के अंदर, अगर 10 लोग बैठे हैं तो सबसे पहले राइज इन टेम्परेचर। ये भी हमें पता है कि अगर एक कमरा है जिसमें खाली ठंड में आप खड़े हो तो आपको बहुत ठंड लगेगी, लेकिन 10 लोग बैठ जाएंगे तो थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस सब इंसानों में है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं प्लस हीट छोड़ रहे हैं, तो इंडोर टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी हीट छोड़ती है। एक पर्सन जो है वो रेस्ट में कितनी हीट छोड़ता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितना 400। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 400 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो छोड़ता है, और ये एक्सरसाइज में 10 गुना बढ़ जाता है 4000 BTU। अब आपसे यही क्वेश्चन, आपसे तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि एक मिक्स गैदरिंग में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा एक इंसान, और एक मिक्स गैदरिंग में कितनी हीट छोड़ता है एक इंसान, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितनी हीट छोड़ता है। तो दिस इज 4000 BTU एंड दिस इज 400 BTU, एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज दिस इज 4000 BTU। तीसरी चीज आती है कि हवा में फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स के थ्रू वाटर वेपर भी होते हैं। द एक्सपायर्ड एयर कंटेन 6% वाटर वेपर। इसके अलावा मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट होता है, स्किन से भी पसीना पड़ता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो वो जो 6% वेपर है वो क्या कर देंगे, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देंगे। इसके अलावा एयर की मूवमेंट कम हो जाएगी। आपने डेंसिटी बढ़ा दी रूम में, दरवाजे आपके बंद हैं, क्राउड प्लेसेस में नेचुरल एयर मूवमेंट जो होती है वो कम हो जाती है, फ्रेश हवा आएगी नहीं। बॉडी ऑर्डर, ठीक है, गर्मी है, पसीना पड़ा है, सबको पसीना पड़ा है तो गंदी स्मेल आएगी सबसे। ठीक है, बैड ओरल हाइजीन या फिर पसीने से, ठीक है, डर्टी क्लॉथ से, अदर सोर्सेज से बॉडी ऑर्डर जो आएगा वो भी पूरे इन्वायरमेंट की फिजिकल कंडीशन को चेंज कर देगा। इसके अलावा बैक्टीरियल पॉल्यूशन, क्योंकि बैक्टीरिया भी होते हैं हवा में, जैसे हमने पहले पढ़ लिया, तो वो भी पॉल्यूशन करते हैं। इसके अलावा जैसे 10 आदमी हैं तो 10 आदमी में से अगर एक को कोविड है तो वो जब कफ करेगा या स्नीज करेगा या फिर बहुत जोर से बोलेगा तब भी वो बैक्टीरिया बाहर आते रहते हैं। तो ये तो हो गया एक एयर ऑक्यूपाइड इन अ रूम, एक कमरे के अंदर जो हवा होगी उसमें क्या केमिकल चेंज आएंगे, क्या फिजिकल चेंज आएंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी एक कमरे के अंदर हवा है, वहां पर आदमी है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या कम होगी, मूवमेंट बढ़ेगी या कम होगी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर आएगी, हीट कितनी बाहर आएगी। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक जो है वो यहां से आज का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर एंड एयर इन ए ऑक्यूपाइड रूम। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज डेमो सेशन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या डिस्कंफर्ट क्या होता है, कंफर्ट जोन क्या होता है, इंडिया में कंफर्ट जोन का क्या मतलब है। ये सब जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम संस्कृत का टॉपिक हमारा वायु जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम जनपद ध्वंस पे आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या रिलेटेड कोई क्वेरी है
तो वो आप हमसे अभी चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो आज के डेमो सेशन में हमने पढ़ा स्वस्वृत। ठीक है, आप इस पूरे कोर्स को हर जगह आपको लिंक दिए गए हैं, वहां पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस आपको मेंशन की गई है 49999 कंप्लीट सिलेबस के लिए, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के लिए। आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो 10% डिस्काउंट होगा, 5 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा, 10 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर करवा रहे हैं तो 20% डिस्काउंट आपको इंडिविजुअली मिलेगा। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, डॉक्टर शुभम जैन से और डॉक्टर दीपक से। ये दोनों जो नंबर हैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप इस पे बिल्कुल इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल पे कर सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो। और सिलेबस रिलेटेड या फिर कोर्स रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप अभी चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। देखो अगेन आपका एक डाउट है कि जो चरक में भी दिए हैं वायु के गुण आपने वो भी पढ़ने हैं। जब आपके सिलेबस में बिल्कुल क्लियर कट हमें लिखा है कि वायु के गुण हमने पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता ओनली, है ना, तो इसका मतलब ये है कि चरक संहिता के वायु के गुण नहीं पूछे जा सकते क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। जब सिलेबस में हमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है कि आपको वायु के गुण जो है वो सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग ही पढ़ने हैं। पीडीएफ जो है वो आपको हर एक क्लास के बाद अवेलेबल होगा। इससे रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेरीज है कि पीडीएफ आपको कब चाहिए या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप हमारी टीम से बिल्कुल डिस्कस करें। और एज ए टीचर मैं आपको सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको बता सकता हूँ। पीडीएफ से रिलेटेड जो है वो आप जो नंबर दिए हैं डॉक्टर शुभम से या डॉक्टर दीपक से आप बात कर सकते हैं। और कोई क्वेरी रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर? क्लासेस स्टार्ट हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। दिस इज द डेमो सेशन, फ्री क्लास थी लेकिन ये फर्स्ट क्लास थी।
आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, हर दिन आपको लेक्चर डिलीवर करवाया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इससे जो नेक्स्ट हैं वो आपको हर दिन अवेलेबल किए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, दिस इज लेस देन 2 मंथ, ठीक है। तो क्लासेस को हम डिले नहीं कर सकते। सो आप प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवाओ, और उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो, और सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में हमसे कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच। टाइमिंग ऑफ द क्लास अगेन, क्योंकि लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्ड करके बताए डाल दिए जाएंगे ऐप में, आपके पास कभी भी जब भी टाइम हो, क्योंकि हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ पीएचडी कर रहे होंगे, कुछ पीजी कर रहे होंगे, तो सबके पास अलग अलग सेम टाइम नहीं हो सकता। तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो ऐप पे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, और उसके बाद आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे पर डे आपको एटलीस्ट एक लेक्चर डिलीवर करने का, और जिसे हमसे मैक्सिमम हो सकते हैं उतने हम आपको देंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एकदम से ही आपको ये सिलेबस, नया सिलेबस, सब कुछ नया है, सो इट विल टेक टाइम, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो अभी आपको 2 महीने में सारा ही कोर्स एक बार अच्छे से समझाया जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कोर्स को अलग से आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि उसको अब लिखना कैसे है। कोर्स ड्यूरेशन टिल एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच।